हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट क्लास 8th हिस्ट्री के 8 चैप्टर विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। सो सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड कास्ट इनइक्वालिटीज़। पार्ट 1 में हमने सोशल रिफॉर्मर्स को डिस्कस किया जो विमेन वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे। तो उनमें से कुछ कास्ट इनइक्वालिटी को भी क्रिटिसाइज करते थे। जाति के नाम पर जो भेदभाव होते थे वो उसके भी अगेंस्ट थे। जैसे राम मोहन रॉय ने ट्रांसलेट किया एक ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, एक ग्रंथ को, जिसमें कास्ट को क्रिटिसाइज किया गया था। ऐसे ही प्रार्थना समाज ने ट्रेडिशन ऑफ भक्ति को अपनाया। ट्रेडिशन ऑफ भक्ति जो विश्वास करती थी स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट्स में। बॉम्बे में परमहंस मंडली, जिसको शुरू किया गया था 1840 में, उसने काम किया फॉर द अबोलिशन ऑफ कास्ट, कि इन कास्ट सिस्टम को अबॉलिश किया जाए, ख़त्म किया जाए। इनमें से बहुत सारे रिफॉर्मर्स और जो मेंबर्स थे रिफॉर्म एसोसिएशंस के, देवर पीपल ऑफ अपर कास्ट, वो अपर कास्ट के लोग थे। और अक्सर सीक्रेट मीटिंग्स में ये रिफॉर्मर्स वायलेट करते थे कास्ट टैबूज़ को। कास्ट में जो रूल्स और रेगुलेशंस थे ऑन फूड एंड टच, कि कुछ लोगों को आप टच नहीं कर सकते, वो अनटचेबल है, उनके साथ खाना नहीं खा सकते, तो इन सभी रूल्स को वो ब्रेक करते थे सीक्रेट मीटिंग्स में, इन एन एफर्ट टू गेट रिड ऑफ द होल्ड ऑफ कास्ट प्रिजुडिस इन देयर लाइफ्स। उनको लगता था शायद अपनी लाइफ से तो ये जो कास्ट प्रिजुडिस है वो इससे छुटकारा पा सकते हैं। नाउ देयर वर ऑल्सो अदर्स हु क्वेश्चन दिस इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर। कास्ट सोशल ऑर्डर में ये जो एक इनजस्टिस था, अन्याय था, बहुत सारे और लोगों ने भी इसको क्वेश्चन किया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी में क्रिश्चियन मिशनरीज ने शुरू किया स्कूल्स सेटअप करना ट्राइबल ग्रुप्स के लिए और लोअर कास्ट के बच्चों के लिए। तो इससे क्या हुआ, ये चिल्ड्रन इक्विप्ड हो गए, कुछ रिसोर्सेज इनके पास हो गए टू मेक देयर वे इनटू द चेंजिंग वर्ल्ड, कि जो दुनिया बदल रही थी, वर्ल्ड चेंज हो रहा था, उसमें अभी ये अपना रास्ता बना सकते थे। और एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर द पुअर बिगैन लिविंग देयर विलेजेस टू लुक अप फॉर जॉब्स दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज़। कुछ गरीब लोगों ने गांव को छोड़ना शुरू किया, शहरों की तरफ वो जाने लगे, जहाँ पर नई जॉब्स की तलाश में एक तरीके से नई जॉब्स ओपन अप हो रही थी। देयर वॉज वर्क्स इन फैक्ट्रीज, शहरों में फैक्ट्रीज में काम था, दैट वर कमिंग अप, एंड जॉब्स इन म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी काम था। आपने रीड किया है अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ इन चैप्टर 6 में हमने देखा किस तरीके से इस टाइम पर सिटीज़ एक्सपैंड हो रही थी। थिंक ऑफ द न्यू डिमांड ऑफ लेबर दिस क्रिएटेड। तो इस एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ ने कितनी लेबर की डिमांड क्रिएट की होगी, ये आप सोच सकते हैं। ड्रेन्स हैड टू बी डग, अभी शहरों में नालियों की खुदाई होनी थी, रोड्स बननी थी, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होना था, और सिटी को साफ करने के लिए भी कोई चाहिए था। सो दिस रिक्वायर्ड, इसमें ज़रूरत थी कुलीज़ की, डिगर्स की, खुदाई करने वालों की, कैरियर्स की, सामान ले जाने वाले, बोझा ढोने वालों की, ब्रिकलेयर्स, ईंटें बनाने वालों की, सीवेज क्लीनर्स की, स्वीपर्स की, साफ सफाई करने वालों की, पैलेंक्विन बेरर, पैलेंक्विन बोलते हैं पालकी को, सो पालकी को उठाने वालों की, रिक्शा पुलर्स की, रिक्शा चलाने वालों की। वेयर डिड दिस लेबर कम फ्रॉम, ये लेबर कहाँ से आई? द पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड स्मॉल सिटीज़, गरीब लोग जो थे गाँव के, छोटे शहरों के, एंड मेनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट, ज़्यादातर लोग उनमें से लो कास्ट के ही थे। बिगैन मूविंग टू द सिटीज़ वेयर देयर वॉज ए न्यू डिमांड फॉर लेबर, इन्होंने सिटीज़ की तरफ मूव करना शुरू किया जहाँ पर नई लेबर की नई डिमांड क्रिएट हो रही थी। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशंस, कुछ लोग इनमें से प्लांटेशंस में काम करने के लिए भी गए, आसाम में, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया में। वर्क इन द न्यू लोकेशंस वॉज ऑफन वेरी हार्ड, ऐसी नई लोकेशन पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। बट द पुअर, द पीपल फ्रॉम लो कास्ट, लेकिन ये जो गरीब लोग थे, लो कास्ट के लोग थे, सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, इनको तो ये एक अपॉर्चुनिटी के जैसा लग रहा था, क्योंकि विलेजेस में तो इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी। टू गेट अवे फ्रॉम द ऑप्रेसिव होल्ड ऑफ अपर कास्ट लैंड ओनर्स एक्सरसाइज्ड ओवर देयर लाइफ्स, इनकी लाइफ के ऊपर विलेजेस में जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लैंड ओनर्स थे, ज़मींदार थे, वो इनको ऑप्रेस करते थे, इनको दबाते थे। एंड द डेली ह्यूमिलेशन दे सफर्ड, और डेली इनको नीचा दिखाया जाता था, ह्यूमिलेशन को ये सफ़र कर रहे थे, डिसरेस्पेक्टफुल थे वो अपर कास्ट लोग इनके प्रति। तो उससे बचने के लिए इनको वो एक अपॉर्चुनिटी के जैसा लगा, जबकि ऐसी जगहों पर काम करना बहुत मुश्किल था। ये एक पिक्चर आपको गिवन है, अ कुली शिप, कुली मतलब जो हायर्ड वर्कर है, उनका ये शिप है 19th सेंचुरी में। दिस कुली शिप नेम्ड जॉन एलन, इस शिप का नाम है जॉन एलन। ये कैरी कर रहा है बहुत सारे इंडियन लेबरर्स को, मॉरिशस लेकर जा रहा है, वेयर
जहाँ पर उन्होंने काम किया वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में, हार्ड लेबर किया। मोस्ट ऑफ दीज लेबरर्स वर फ्रॉम लो कास्ट, इनमें से ज़्यादातर लेबरर्स लो कास्ट के थे। नाउ हु कुड प्रोड्यूस शूज़, जूते कौन बना सकता है? लेदर वर्कर्स हैव बीन ट्रेडिशनली हेल्ड इन कंटेम्प्ट सिंस दे वर्क विद डेड एनिमल्स विच वर सीन एज डर्टी एंड पोल्यूटिंग। सो लेदर वर्कर्स जो चमड़ा के साथ चमड़े के जूते बनाते थे, लेदर वर्कर्स थे, उनको क्योंकि डेड एनिमल्स के साथ काम करना पड़ता था। चमड़ा बनता कैसे है? डेड एनिमल्स की स्किन को वो रिमूव करेंगे, उसको साफ करेंगे, उसकी हाइड्स को, और फिर उससे लेदर बनेगा। तो इस काम को बहुत डर्टी और पोल्यूटिंग समझा जाता था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? देयर वॉज अ ह्यूज डिमांड फॉर शूज़ फॉर द आर्मीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शूज़ की डिमांड बढ़ गई। कास्ट प्रिजुडिस अगेंस्ट लेदर वर्क meant that only the traditional leather workers and shoemakers were ready to supply army shoes। अभी ये कास्ट प्रिजुडिस था कि अपर कास्ट के लोग तो लेदर का काम कर नहीं सकते, तो इसलिए क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि सिर्फ जो ट्रेडिशनल लेदर वर्कर्स हैं, जो पहले से इस काम को कर रहे हैं, वही सिर्फ शूज़ की सप्लाई कर सकते हैं। सो दे कुड आस्क फॉर हाई प्राइसेस वो डिमांड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट इससे कमा सकते हैं। ये पिक्चर आपको गिवन है, फिगर 10। मदिगास मेकिंग शूज़, ये मदिगा जाति के लोग हैं जो शूज़ बना रहे हैं। 19th सेंचुरी आंध्र प्रदेश की ये पिक्चर है। मदिगास वर एन इम्पॉर्टेंट अनटचेबल कास्ट ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। मदिगास कौन थे? ये प्रेजेंटली आंध्र प्रदेश की एक अनटचेबल कास्ट थी, मदिगास आंध्र प्रदेश। दे वर एक्सपर्ट्स एट क्लीनिंग हाइड्स, ये एक्सपर्ट थे हाइड्स को साफ करने में, जो डेड एनिमल्स हैं उनकी स्किन की सफाई करने में, उससे लेदर बनाने में और फिर सैंडल्स को स्यू करने में, सिलने में। देयर वर अदर जॉब्स टू, और भी जॉब्स थी। द आर्मी फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आर्मी ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर की। अ नंबर ऑफ महार पीपल, बहुत सारे महार जाति के लोग हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल, जिनको अनटचेबल पहले समझा जाता था, फाउंड जॉब्स इन महार रेजिमेंट, उनको महार रेजिमेंट में काम मिल गया। द फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर, द लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट, टॉट एट एन आर्मी स्कूल। बी आर अम्बेडकर के जो फादर थे वो एक आर्मी स्कूल में पढ़ाते थे, एक टीचर थे बी आर अम्बेडकर, जो कि लीडर है दलित मूवमेंट के। नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम के अंदर कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एज लेट एज 1829 तक भी अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड इवन गवर्नमेंट स्कूल्स, सरकारी स्कूल में भी अनटचेबल्स अलाउड नहीं थे। When some of them pressed hard for that right, जब कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की अपने इस अधिकार को पाने के लिए, they were allowed to sit in the veranda outside the classroom, तो उनको कहा गया आप क्लास के बाहर वरांडा में बैठ सकते हैं। and listen to the lessons, वहीं बैठकर आप लेसन्स को सुनिए। without polluting the rooms where upper caste boys were taught, क्योंकि रूम के अंदर तो अपर कास्ट बॉयज़ हैं और अगर आप अंदर जाएंगे तो वो पल्यूट हो जाएंगे। एक और फिगर है, दुबलाज ऑफ गुजरात कैरिंग मैंगोज टू द मार्केट, ये दुबला जाति की कुछ महिलाएं हैं जो मैंगोज़ को लेकर मार्केट में जा रही हैं। दुबलाज लेबरर्स कहाँ पर थे? ये काम करते थे, ये थे गुजरात में। ये अपर कास्ट लैंड ओनर्स, ज़मींदारों के लिए काम करते थे, उनके फील्ड को कल्टीवेट करते थे और उनके घरों पर भी काम करते थे। नाउ डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, इक्वालिटी के लिए, बराबरी के लिए, समानता के लिए और न्याय के लिए डिमांड अभी बढ़ने लगी। ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी 1850 के सेकेंड हाफ में, मतलब इसके बाद में, पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट बिगैन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिमांडेड सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। पहले हमने देखा अपर कास्ट के लोग इनके लिए काम कर रहे थे, लेकिन अभी हम देखेंगे नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोगों ने शुरू किया मूवमेंट, एक ऑर्गेनाइज होना शुरू किया, एक मूवमेंट शुरू किया इन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट और सोशल इनइक्वालिटी के अगेंस्ट, कि उनको सोशल इक्वालिटी दी जाए और जस्टिस दिया जाए, न्याय उनको भी मिले। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाय घासीदास हु वर्कड अमंग द लेदर वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। सो सतनामी मूवमेंट था एक आंदोलन, सेंट्रल इंडिया में ये चल रहा था, इसको शुरू किया था घासीदास ने, और वो किन के साथ काम कर रहे थे? लेदर वर्कर के लिए। और ये सतनामी मूवमेंट किस लिए था? लेदर वर्कर्स के सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत नीचे समझा जाता था सोशल ऑर्डर में। इन ईस्टर्न बंगाल, अब बंगाल की बात करते हैं, बंगाल में हरिदास ठाकुर मतुआ सेक्ट ने ये काम कर रहा था चंदाला कल्टीवेटर्स के लिए। हरिदास ने क्वेश्चन किया ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को, ब्राह्मण्स ने जो ग्रंथ लिखे थे जो सपोर्ट करते थे कास्ट सिस्टम को। इन द प्रेजेंट डे केरला, अभी केरला में, द गुरु फ्रॉम इजावा कास्ट,
इजावा कास्ट के गुरु श्री नारायण गुरु, ये पिक्चर भी आपको गिवन है इनकी, इन्होंने प्रोक्लेम किया द आइडिया ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल, कि हम सभी लोगों को अभी यूनाइटेड होना होगा इन ब्राह्मण्स के अगेंस्ट। उन्होंने आर्ग्यू किया अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंसेस, कि सिर्फ आप कास्ट डिफरेंसेस के बेसिस पर लोगों को अनइक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट, उनका मानना था कि सभी लोग एक ही कास्ट को बिलोंग करते हैं। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट वॉज, उनकी बहुत सारी फेमस स्टेटमेंट्स में से एक है ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू देवम मनुष्यानु। इसका मतलब है वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गुरु फॉर मैनकाइंड। सभी ह्यूमन बीइंग एक कास्ट के हैं, एक ही रिलीजन के हैं और सबका एक ही भगवान है। ऑल दीज सेक्ट्स वर फाउंडेड बाय लीडर्स हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट। ब्राह्मण्स तो पहले ही एक हाई स्टेटस एंजॉय कर रहे थे, तो ये जितने भी सेक्ट शुरू किए ये नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोगों ने शुरू किए जो काम करते थे अगेंस्ट देम, ब्राह्मण्स के अगेंस्ट। दे ट्राई टू चेंज दोज हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस विच प्रोवोक द कंटेम्प्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट जो कंटेम्प्ट से देखती थी दूसरे कास्ट के लोगों को, लो कास्ट के लोगों को, वो अपने से कम समझती थी, उनको डिसरिस्पेक्ट करती थी, तो इन हैबिट्स और प्रैक्टिसेस को चेंज करने का उन्होंने ट्राई किया। दे ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम अमंग द सबऑर्डिनेट कास्ट। नीचे जो कास्ट है उनमें इन्होंने एक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को जगाने की कोशिश की। नेक्स्ट इज गुलामगिरी। गुलामगिरी एक बुक का नाम है जो ज्योतिराव फुले ने लिखी थी। ये इनकी एक पिक्चर आपको गिवन है। सो वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंगस्ट द लो कास्ट लीडर्स वॉज ज्योतिराव फुले। वोकल मतलब जो बहुत फ्रीली और फियरलेसली अपने ओपिनियंस को रखते हो। ऐसे ही एक लो कास्ट लीडर थे ज्योतिराव फुले। ये पैदा हुए थे 1827 में एंड ही स्टडीड इन स्कूल्स सेटअप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो स्कूल सेटअप किए थे उसमें इन्होंने पढ़ाई की। ऑन ग्रोइंग अप, जब ये बड़े हुए, ही डेवलप्ड हिज ओन आइडियाज़ अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी। कास्ट के नाम पर सोसाइटी में जो इनजस्टिस हो रहा था, अन्याय हो रहा था, उसके बारे में इन्होंने खुद के आइडियाज़ डेवलप किए। ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स। ब्राह्मण्स का जो एक क्लेम था कि वो दूसरों से सुपीरियर है, दूसरों से ऊपर है, उन्होंने उनके इस क्लेम को अटैक किया। सिंस दे वर आर्यंस, क्योंकि ब्राह्मण आर्यंस हैं। फुले ने आर्ग्यू किया दैट आर्यंस वर फॉरनर्स, कि आर्यंस तो बाहर से आए हैं। हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर से आए। इन्होंने डिफीट किया, यहाँ के लोगों को सब्जुगेट कर लिया, कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ कंट्री, यहाँ के जो लोग थे उनके ऊपर। दोज हु हैड लिव्ड हियर फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ आर्यंस, आर्यंस के आने से पहले यहाँ पर जो लोग रहते थे उनको हराकर उन पर कंट्रोल स्टैब्लिश किया आर्यंस ने। एज द आर्यंस स्टैब्लिश देयर डोमिनेंस, क्योंकि आर्यंस ने अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश कर लिया था, तो उन्होंने इन डिफीटेड पॉपुलेशन को इन्फीरियर समझना शुरू कर दिया, अपने से नीचे उनको समझने लगे, क्योंकि वो हार गए थे आर्यन से, और उनको लो कास्ट पीपल बुलाने लगे। फुले के अकॉर्डिंग जो अपर कास्ट हैं हैव नो राइट टू देयर लैंड्स एंड पावर्स, इस ज़मीन पर उनका कोई हक नहीं है, क्योंकि वो तो बाहर से आए हैं, और अक्सर में ये लैंड बिलोंग करती है यहाँ के इंडिजीनियस पीपल जो शुरू से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको, जिनको लो कास्ट बुलाते हैं। फुले क्लेम दैट बिफोर आर्यन रूल देयर एग्जिस्टेड अ गोल्डन एज। फुले ने क्लेम किया कि आर्यंस के आने से पहले यहाँ पर गोल्डन एज था। वेयर व्हेन वॉरियर पीजेंट्स टिल द लैंड, जहाँ पर वॉरियर पीजेंट्स लैंड को टिल करते थे, खेत को जोतते थे। रूल्ड द मराठा कंट्री साइड इन जस्ट एंड फेयर वे, मराठा कंट्री साइड में जस्टिस होता था, सबके साथ न्याय होता था और फेयर तरीके से लोग रहते थे। ही प्रपोज द शूद्राज लेबरिंग कास्ट एंड अति शूद्र अनटचेबल शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने कहा कि शूद्र को, जो अति शूद्र है, अनटचेबल्स हैं, उनको अभी यूनाइटेड होना चाहिए, एक साथ मिलके चैलेंज करना चाहिए इन कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस को। द सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज स्टैब्लिश किया था ज्योतिराव फुले ने इन 1873। एन एसोसिएशन फुले फाउंडेड प्रोपोगेटेड कास्ट इक्वालिटी, उसने प्रोपोगेट किया कास्ट इक्वालिटी को। और 1873 में ही फुले ने एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी मतलब स्लेवरी। सम 10 years बिफोर दिस, इससे कुछ लगभग 10 साल पहले अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, जिसकी वजह से अमेरिका में स्लेवरी एंड हुई थी, जो दास प्रथा थी वो ख़त्म हो गई थी। फुले ने डेडिकेट किया उनकी इस बुक को टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स। ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में, एंड टर्म एग्जाम में भी पूछा गया था कि फुले ने अपनी बुक गुलामगिरी को किन्हें डेडिकेट किया था, तो उन्होंने इस बुक को डेडिकेट किया था
उन सभी अमेरिकन्स को जिन्होंने लड़ाई की थी स्लेव्स को फ्री कराने में, दस स्टैब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन कंडीशन ऑफ द लोअर कास्ट इन इंडिया एंड द ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका। तो उन्होंने एक लिंक स्टैब्लिश किया कि इंडिया में जो हालत लोअर कास्ट की है वही हालत अमेरिका में ब्लैक स्लेव्स की है। तो जैसे वहाँ पर स्लेवरी एंड हुई है, ऐसे यहाँ पर ये कास्टिज्म भी एंड होना चाहिए। एट दिस एग्जाम्पल shows which example? Fully extended his criticism of the caste system to argue against all forms of inequality। अच्छा, ये जो हमने एग्जाम्पल देखा कि उन्होंने गुलामगिरी को डेडिकेट किया था अमेरिकन्स को जिन्होंने स्लेवरी को एंड किया था, तो इस एग्जाम्पल से पता लगता है कि फुले ने ये जो कास्ट सिस्टम था इसको क्रिटिसाइज करने के लिए इसको सभी उन चीज़ों से लिंक कर दिया जो कि जहाँ कहीं भी इनइक्वालिटी हो रही थी, तो इन ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी से उन्होंने इसको रिलेट किया। ही वॉज कंसर्न अबाउट द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन। अपर कास्ट वुमेन की जो प्लाइट खराब दशा थी उसके बारे में वो बहुत कंसर्न थे। द मिजरीज ऑफ लेबरर की जो परेशानियाँ थी उससे, एंड द ह्यूमिलेशन जो लोअर कास्ट के लोग फील कर रहे थे। दिस मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म वॉज कॉन्टिन्यूड इन द 20th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में ये एक्टिव थे, 20th सेंचुरी में इसको कंटिन्यू कौन करेंगे? एक ग्रेट दलित लीडर, जैसे कि कुछ दलित लीडर्स जैसे बी.आर. अम्बेडकर वेस्ट में एक्टिव थे, ई.वी. रामस्वामी नायकर इन साउथ। ओके, हु कुड एंटर टेम्पल्स? टेम्पल्स में कौन एंटर कर सकता है? थोड़ा ही बचा है। अम्बेडकर वॉज बॉर्न इनटू अ महार फैमिली। अम्बेडकर एक महार फैमिली में पैदा हुए थे, महार जो कि एक लो कास्ट समझी जाती थी। एज अ चाइल्ड, जब वो बच्चे ही थे, उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि ये कास्ट प्रेजुडिस क्या है, कास्ट के नाम पर जो भेदभाव होता है, और एवरीडे लाइफ में वो इसको देखते थे। जब वो स्कूल में थे तो उनको फोर्स किया जाता था क्लासरूम के बाहर बैठने के लिए ग्राउंड पर, और उनको अलाउ नहीं था पानी पीना फ्रॉम द टैप्स दैट अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज्ड। अपर कास्ट चिल्ड्रन जिन नल को यूज़ करते थे उससे वो पानी नहीं पी सकते थे। जब उन्होंने स्कूल फिनिश किया तो उनको फेलोशिप मिल गई और वो यूएस चले गए हायर स्टडीज़ के लिए। और जब वो वापस आते हैं इंडिया में 1919 में, उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली लिखा अबाउट द अपर कास्ट पावर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में अपर कास्ट कितने पावरफुल हैं। 1927 में अम्बेडकर ने स्टार्ट किया टेम्पल एंट्री मूवमेंट, इन विच द महार कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेटेड। महार कास्ट के उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ब्राह्मण प्रीस्ट्स ऑब्वियसली आउटरेज होंगे, उनको गुस्सा आएगा जब दलित्स ने वाटर यूज़ किया टेम्पल के टैंक का। अम्बेडकर लेड 3 सच मूवमेंट्स फॉर टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 एंड 1935। 1927 से 1935 के बीच में उन्होंने ऐसे 3 मूवमेंट्स किए टेम्पल एंट्री के लिए। हिज एम वॉज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिस विद इन सोसाइटी। ये करने का उनका मतलब ये था कि हमारी सोसाइटी में कितना कास्ट प्रेजुडिस है, प्रेजुडिस मतलब कितना भेदभाव होता है कास्ट के नाम पर, वो सबको वो दिखाना चाहते थे। ये पिक्चर गिवन है फिगर 14, द गेटवे टू द मदुरई टेम्पल, जिसको ड्रॉ किया है, पेंट किया है थॉमस डैनियल ने 1792 में। अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड एनीवेयर नियर सच गेटवे अंटिल द टेम्पल एंट्री मूवमेंट बिगैन। अनटचेबल्स कहीं भी अलाउड नहीं थे जब तक कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। नाउ द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स, ब्राह्मण के अलावा जो दूसरी कास्ट थी उनके मूवमेंट्स, उनके आंदोलन। इन दी अर्ली 20th सेंचुरी द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। अर्ली 20th सेंचुरी 1900 समथिंग में ही नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। द इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट हु हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। और ये उन नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोगों ने शुरू किए आंदोलन जिनको अभी एक्सेस टू एजुकेशन मिल गया था, जो पढ़ लिख गए थे, वेल्थ जिनके पास थी, और जो इन्फ्लुएंशियल थे, लोग जिनकी बात सुनते थे। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये जो ब्राह्मण्स हैं वर एयर्स ऑफ आर्यन इन्वेडर्स। आर्यंस जिन्होंने इन्वेड किया था इंडिया को, आक्रमण किया था यहाँ पर, ये उनके एयर है। एयर मतलब उनके उत्तराधिकारी है, उनके वंशज है। फ्रॉम द नॉर्थ हु हैड कॉन्कर्ड सदर्न लैंड्स फ्रॉम द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द रीजन। इन्होंने पहले नॉर्थ को इन्वेड किया, उसके बाद वहाँ से इन्होंने साउथ लैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया, उसको कॉन्क्वर कर लिया, जीत लिया। यहाँ के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे उनसे, द इंडिजीनियस द्रविडन रेसेस, यहाँ के जो इंडिजीनियस पहले से रहने वाले द्रविडन रेस के लोग थे। दे ऑल्सो चैलेंज्ड ब्राह्मणिकल क्लेम टू पावर। ब्राह्मण्स जो पावर पर क्लेम करते थे उसको भी इन्होंने चैलेंज किया। ई.वी. रामस्वामी नायकर और पेरियार एज ही वॉज कॉल्ड। ई.वी. रामस्वामी नायकर पिक्चर भी आपको गिवन है, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एन एसेटिक इन हिज अर्ली लाइफ। अपनी अर्ली लाइफ में वो एक एसेटिक
एसेटिक मतलब एक योगी थे, तपस्वी थे, और उन्होंने संस्कृत स्क्रिप्चर्स को बहुत ही केयरफुली रीड किया। बाद में वो कांग्रेस के एक मेंबर बने, ओनली टू लीव इट इन डिसगस्ट व्हेन ही फाउंड दैट एट अ फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनलिस्ट्स सीटिंग अरेंजमेंट्स फॉलोड कास्ट डिस्टिंक्शंस। तो वो एक मीटिंग में थे कांग्रेस की, जहाँ पर जो नेशनलिस्ट ने ऑर्गेनाइज की थी, तो उन्होंने देखा कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कास्ट डिस्टिंक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने किया हुआ था। तो इससे वो उनको बहुत ही डिस्गस्टिंग ये लगा। दैट इज़ द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट। लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको अपर कास्ट से दूर बैठाया हुआ था। तो आप नेशनलिस्ट हैं, नेशन को, देश को आज़ाद कराने की बात कर रहे हैं, और इस तरीके की कास्टिज्म में आप बिलीव करते हैं। कन्विंस्ड दैट अनटचेबल्स हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी। तो उस बात से वो कन्विंस्ड हो गए कि अभी अनटचेबल्स को उनके डिग्निटी के लिए फाइट करना होगा। पेरियार फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो पेरियार ने फाउंड किया था, ईवी रामास्वामी नायकर ने, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। उन्होंने आर्ग्यू किया कि अनटचेबल्स वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ ओरिजिनल तमिल एंड द्रविडन कल्चर, कि जो एक्चुअली में तमिल और द्रविडन कल्चर है इसके ट्रू अपहोल्डर्स ये शुरू किन्होंने किया है, अनटचेबल्स ने, जिनको सब्जुगेट कर लिया ब्राह्मण्स ने बाद में। ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज सॉ सोशल डिवीजन एंड इक्वालिटी एज गॉड गिवन, कि जितने भी रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं उनको लगता है कि ये सोशल डिवीजन जो कास्ट है ये तो गॉड ने बनाए हैं, उन्होंने ये इनइक्वालिटी को क्रिएट किया है। अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्व्स देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिलीजन्स इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी को अगर आपको अचीव करना है तो इन सभी रिलीजन्स को मानना आपको बंद करना होगा, धर्मों को, सभी रिलीजन से आपको खुद को फ्री करना होगा। पेरियार वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स। पेरियार बहुत ही आउटस्पोकन थे, खुले में बोलते थे, क्रिटिसाइज करते थे हिंदू स्क्रिप्चर्स को, हिंदू के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको, स्पेशली द कोड्स ऑफ मनु, स्पेशली जो मनुस्मृति है जिनको एंशिएंट लॉ गिवर भी बोला जाता है, एंड ऑल्सो भागवत गीता एंड रामायण। He said that these texts had been used to establish the authority of Brahmins over low castes. उन्होंने कहा कि इनको लिखा गया सिर्फ इसीलिए ताकि ब्राह्मण्स ये टेक्स्ट इसीलिए है ताकि ब्राह्मण्स अपनी अथॉरिटी क्रिएट कर सके लो कास्ट के ऊपर, एंड डोमिनेशन ऑफ मेन ओवर वेमेन, और मेन डोमिनेट कर सके वेमेन को। दीज असर्शंस डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। ऑब्वियसली इस तरीके की जो असर्शन है, स्टेटमेंट्स हैं, कोई ना कोई तो उनको चैलेंज करेगा, सभी मान लेंगे ऐसा नहीं है। The forceful speeches, writings and movements of lower caste leaders did lead to rethinking and some self-criticism against upper caste nationalist leaders. तो अभी अपर कास्ट के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने भी अपर कास्ट में जो कुछ कमियां हैं उसके बारे में रीथिंक करना, उनको क्रिटिसाइज करना, सेल्फ क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया। बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी, लेकिन कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स भी थे जो इन सभी चीज़ों को सही समझते थे, उन्होंने भी रिएक्ट किया बाय फाउंडिंग सनातन धर्म सभाज उन्होंने बनाई, एंड भारत धर्म महामंडल नॉर्थ में, एंड एसोसिएशंस, कुछ एसोसिएशंस बनाई जैसे कि ब्राह्मण सभा बंगाल में। द ऑब्जेक्टिव, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था ऑफ दीज एसोसिएशंस वॉज टू अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शंस एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ हिंदुज़म। उनका मानना था कि हिंदुज़म हिंदू धर्म के कॉर्नर स्टोन है, ये तो बेसिस हैं, आधारशिला है कि कास्ट डिस्टिंक्शन होना ही चाहिए, जैसा कि कहा भी गया था कि गॉड ने क्रिएट किए हैं, हमारे तो धर्म के जो ग्रंथ है उसी में ही ऐसा लिखा हुआ है। शो हाउ दिस वॉज सैंक्टिफाइड बाय स्क्रिप्चर्स, और उन्होंने दिखाया कि कैसे उनके स्क्रिप्चर्स में, उनके ग्रंथों में इसको सैंक्टिफाई किया गया है, इसको जस्टिफाई किया गया, मान्यता दी गई है। डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स ओवर कास्ट कॉन्टिन्यूड बियॉन्ड द कॉलोनियल पीरियड। अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी इसके ऊपर डिबेट्स और स्ट्रगल चलते रहे हैं, एंड आर स्टिल गोइंग ऑन इन आर ओन टाइम्स। और अपने टाइम्स में भी आप देखते हैं कि अभी भी चल ही रहा है।